बायोलॉजी ग्रेड 10 FBIC डोमेन, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम का वाला SLO आज का हमारा टॉपिक है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो इस SLO के अंदर हमसे डिमांड करें कि हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के जो मेन रीजन्स हैं उनको उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्राइब करना है, और इसके साथ साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स यानी वो ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल का तो हिस्सा नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना, उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले समझने का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसको हम लोग GI ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक कहते हैं। वो 9 मीटर्स लॉन्ग है और वो आपके माउथ से लेके आपके एनस तक जाता है। ये आपका माउथ है, यहाँ से ये सारा ट्रैक टिल एनस जो जाता है ना, वो सारा ट्रैक 9 मीटर्स लॉन्ग है, तो उसको हम लोग GI ट्रैक या एलिमेंट्री ट्रैक कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, GI ट्रैक है, इसको हम लोग गट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गट भी कहते हैं, इसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। GI ट्रैक यानी इसकी जो फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं। अब जो GI ट्रैक है इसके अगर हम लोग मेन स्ट्रक्चर्स को देखें तो सबसे पहला है माउथ। माउथ फिर आ जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी उसके बाद है फेरिंग्स, फिर है एसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो येलो वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल का जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो थ्रू आउट द ट्रैक रहता है, यानी ये जो वॉल्स हैं, ये सारी वॉल्स हैं, इनका जो एक स्ट्रक्चर है, एक जनरल स्ट्रक्चर, उसको समझते हैं। उसके बाद फिर एक एक करके इन सारे ऑर्गन्स को समझते हैं और आखिर में फिर हम लोग एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो ये है वो स्ट्रक्चर, यानी जो वॉल्स का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, यानी जो सबसे अंदर वाली पाइप की लेयर है, यानी अगर आप इसको पाइप या उस कैनाल की वॉल कहते हैं इस सारे को यूं, तो ये सबसे ऊपर जो सबसे अंदर की तरफ, ये सबसे आउटर मोस्ट है और ये सबसे अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ होता है म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर ये वो ग्लैंड्स हैं, इसके अंदर से म्यूकस रिलीज होना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, ये स्टमक के लिए थोड़ी स्पेशलाइज है। मस्कुलर एक्सटर्ना वाली जो लेयर है बाकी सारे कैनाल के लिए एक तरह की है। तो बाकी सारे कैनाल के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर जो मसल्स होते हैं ना, मस्कुलर एक्सटर्ना असल में एक मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर टिश्यू की लेयर है। तो जो उसके अंदर मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होते हैं, ठीक है। मसल, और जो स्टमक है उसके अंदर मसल्स की थर्ड टाइप भी आती है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक मसल्स। अब ऑब्लिक मसल्स का जो काम है स्टमक के अंदर वो ये है कि ये फूड को मिक्स करती हैं, उसको ग्राइंड करती हैं, ठीक है। स्टमक का फंक्शन है, बाकी दोनों के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। और सब म्यूकोसल जो लेयर है ना, ये लेयर थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद लास्ट है सेरोसा। सेरोसा एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते जाते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है माउथ। माउथ वो एक्सटर्नल ओपनिंग है जो फूड को आपके ऑरल कैविटी तक पहुंचाती है। अब ऑरल कैविटी क्या है? ऑरल कैविटी क्या है, इसको समझने के इस डायग्राम पे नज़र दौड़ाएं। तो ये जो सारा एरिया बीच का, इसको हम लोग ओरल कैविटी कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी रूफ क्या है, इसका फ्लोर क्या है और इसकी साइड्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो फ्लोर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ओरल कैविटी का जो फ्लोर होता है वो टंग होती है, तो टंग नहीं होती। ये फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी जो मस्कुलर पार्ट होता है ना, जो मस्कुलर पार्ट बीनीथ द टंग है ना, इसको हम लोग ओरल कैविटी का फ्लोर कहते हैं। उसके बाद आता है कि ओरल कैविटी की रूफ क्या है, तो रूफ इसके आते हैं पैलेट्स, यानी सॉफ्ट और हार्ड पैलेट्स। सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होते हैं पैलेट। अब ये जो आगे वाला सारा एरिया है ना, ये हार्ड पैलेट है और जो पीछे वाला है वो सॉफ्ट पैलेट है। तो पीछे वाला जो एरिया है सॉफ्ट पैलेट के फ्लेक्सिबल होता है और हार्ड पैलेट फ्लेक्सिबल नहीं होता। उसके बाद आ जाता है अगला कि उसकी साइड्स क्या है। ओरल कैविटी की साइड्स क्या है, तो ओरल कैविटी की साइड्स होती हैं जॉज, यानी अपर जॉ और लोअर जॉ।
अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ के अंदर होती हैं 2 बोन्स। अपर जॉ के अंदर 2 बोन होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं, एक बोन होती है तो हम लोग इसको कहते हैं मैक्सिला। अभी हम लोग इसको मैक्सिला की प्लूरल फॉर्म हम लोग कहेंगे मैक्सिली, मैक्सिली। तो ये हम लोग अपर जॉ को कहते हैं। और जो लोअर जॉ होता है इसके अंदर 1 बोन है, इसे हम लोग कहते हैं मैंडिबल, मैंडिबल। अपर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी वो हिलता नहीं है जब आप स्पीक करते हैं, लेकिन जब आप लोअर जो जब आप स्पीक कर रहे होते हैं तो ये मूवेबल है। तो लोअर जो मूवेबल है, अपर जो फिक्स्ड है, स्टिल है। अब इस डायग्राम को जरा देखें। इस डायग्राम को अगर देखें तो इसके अंदर अपर जो और लोअर जो ज़्यादा दिख रहे हैं। ये अपर जो है, ये सारा ब्लू, जो लाइट ब्लू एरिया, और जो डार्क ग्रीन एरिया, ये हमारा लोअर जो है। तो अपर जो के अंदर यहाँ से एक बोन अलग हो जाती है, एक बोन ये है, एक बोन ये है। नोज के एक तरफ एक बोन है, दूसरी तरफ दूसरी बोन है, और लोअर जो के अंदर सिर्फ एक ही बोन है। यह है मैंडिबल, यह है मैक्सिली। अब इसके बाद जो थर्ड ऑर्गन है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है एयर के लिए और फूड के लिए, यानी ये अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये है फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स। तो इसके अंदर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी मिल जाते हैं, और ये एसोफेगस के रास्ते जाता है। इस तरफ इसकी ट्रैकिया होती है, तो ट्रैकिया के अंदर एयर चली जाती है और एसोफेगस के अंदर फूड चला जाता है। अब ताकि खाना एसोफेगस के बजाय ट्रैकिया में ना उतर जाए, यानी खाना सांस की नाली में ना उतर जाए, सांस की नाली यानी ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन टाइप चीज़ है, एपिग्लोटिस। तो जब खाना फेरिंग्स से थोड़ी देर के नीचे आता है तो ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आपकी सांस की नाली बंद हो जाती है, यानी ताकि खाना उसके अंदर ना चला जाए। ये एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ये है फेरिंग्स। और इसका काम क्या होता है कि नेजल कैविटी को ओरल कैविटी के साथ ज्वाइन कराता है, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी को ये ज्वाइन कराता है, और ये कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसके बाद अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है एसोफेगस, यानी ये जो नाली है, जो खाने की नाली है, जो पैरिंग्स को आपके स्टमक से मिलाती है, ये है एसोफेगस। जो एसोफेगस है वो आपके फेरिंग्स को मिला देती है आपके स्टमक के साथ, ठीक है। एसोफेगस में थोड़ी सी भी डाइजेशन नहीं होती, इसका बस काम ही होता है कि इसने फूड को लेके जाना है स्टमक तक, यानी फूड को उसकी डाइजेशन के साइड तक पहुंचाना है। और एसोफेगस की जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और इधर एक प्रोसेस होता है पेरिस्टालसिस, जिसको इंशाल्लाह हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कि फूड किस तरह एसोफेगस धकेल धकेल के नीचे स्टमक तक लेके जाती है। अब जो अगला हमारे पास ऑर्गन है, वो है स्टमक। स्टमक स्टमक अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो स्टमक थोड़ा डायलेटेड है, ठीक है। ये यानी ये जो आपके पास GI ट्रैक है, ये इसका डायमीटर एक नहीं होता, इसकी लेंथ 9 मीटर है, लेकिन इसका डायमीटर एक नहीं होता। ये किसी किसी जगह से स्पेशलाइज्ड है, जैसा स्टमक की जगह स्पेशलाइज्ड है, ये नैरो है, और ये ओरल कैविटी खाली होलो है, ठीक है। नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा, यानी ये स्पेशलाइज्ड है हर जगह से, इसका डायमीटर हर जगह एक जैसा नहीं है। तो स्टमक जो होता है ये जे शेप्ड होता है, ठीक है, थोड़ा जे शेप्ड होता है। और ये आपके एब्डोमेन को थोड़ा लेफ्ट साइड पे, यानी आपके बॉडी के थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है। एब्डोमेन वो पार्ट है जो आपकी चेस्ट और आपकी पेल्विस के बिल्कुल दरमियान वाला पार्ट है, तो एब्डोमेन के ये थोड़ा लेफ्ट पे करके पड़ा हुआ है, लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन, ये इसकी लोकेशन है, ये स्टमक की लोकेशन है, यानी लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन स्टमक की लोकेशन है। अगर मैं आपको ये भी तस्वीर में दिखा सकूँ, अगर आप इस सारे एरिया को, यानी चेस्ट और पेल्विस के दरमियान के एरिया को आप मान लेते हैं एब्डोमेन, तो ये जो स्टमक है ये इसके सेंटर में नहीं है बल्कि इसके लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई, यानी लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन पे स्टमक पड़ा होता है। अब स्टमक, तो स्टमक की अब देखिए एक एसोफेगस की तरफ ओपनिंग खुल रही है और नीचे एक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खुल रही है। तो ये जो ओपनिंग है जो स्टमक और स्टमक एसोफेगस की तरफ यानी जो खुल रही है, स्टमक एंड एसोफेगस, स्टमक एंड एसोफेगस की तरफ
जो ओपनिंग आपकी खुल रही है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक ओपनिंग, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक ओपनिंग। ठीक है, और जो ओपनिंग आपके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खुल रही है इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक ओपनिंग, यानी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खुल रही है ओपनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक ओपनिंग। अब ये जो दोनों साइड्स हैं ये हर वक्त खुली तो नहीं होती ना, यानी जब यहाँ पे एसिड काम कर रहा है तो ये बंद हो जाती हैं ताकि एसिड ऊपर या नीचे ना चला जाए। तो जो गार्ड मसल्स, यानी जो मसल्स इस तरफ है और इस तरफ हैं, जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब उनका टाइम आता है तो उनके भी स्पेसिफिक नाम है। तो जो ये कार्डियक ओपनिंग की तरफ के गार्ड मसल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं कार्डियक, कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ये गार्ड मसल्स होते हैं, गार्ड मसल्स को हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो इस नीचे यानी जो पाइलोरिक ओपनिंग के गार्ड मसल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये हो गया कि इनके गार्ड मसल्स को क्या कहते हैं और सब कुछ। तो अब इसके अंदर सब कुछ सिक्रेट क्या हो रहा है, काम किस तरह हो रहा है और क्या होगा अगर ये गार्ड मसल सही टाइम पे बंद ना हो, यानी ये सही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो क्या होगा। तो अगर ये सही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ये उस वक्त होता है जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, यानी आप ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये स्टमक के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है और ये बंद नहीं होते। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका हार्ट बर्न होता है, यानी आपको सीने में जलन होती है, क्योंकि ये एसिड जो है एसोफेगस की तरफ ऊपर निकल जाता है, जो यानी इसका ये नॉर्मल नहीं है। ये तभी होगा जब आप ओवर ईटिंग करेंगे, आपको कोई खास किस्म के इस तरह सिचुएशन आ जाएगी। अब जरा हम लोग देखते हैं कि इसकी हर वॉल का काम क्या होता है। म्यूकोसा जो लेयर है ना, उसका काम होता है कि म्यूकस की एक थिक लेयर को सिक्रेट करती है और इस जगह पे, इस जगह पे यानी इसको सील कर देती है इसकी वॉल्स को। क्यों? क्योंकि जो होती है ना म्यूकोसा लेयर, वो पहले म्यूकस को एक थिक लेयर को इधर सील आउट करती है, यानी स्टमक की वॉल्स को सील कर देती है, और उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने असल में फूड को डाइजेस्ट करना है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो इजीली आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डिज़ोल्व कर सकता है। तो ताकि आपके स्टमक की वॉल्स डिज़ोल्व ना हो, तो ये म्यूकस की एक थिक लेयर यहाँ पे इन वॉल्स को सील कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मस्कुलर एक्सटेंडर का क्या फंक्शन होता है इसके अंदर, सबसे जो अहम है, यानी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर जो है वो उनका काम होता है मिक्सिंग, और जो ऑब्लिक है उसका काम होता है ग्राइंडिंग, यानी ये इनके फंक्शंस हैं। इसके बाद जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग स्मॉल क्यों कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जबकि अगर हम लोग इनकी लेंथ पे गौर करें तो इसकी जो लेंथ है वो 5 to 6 मीटर्स है, जबकि इसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर्स है। तो फ़र्क इनके डायमीटर का, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन के हाफ से भी कम है, इसलिए उसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर उससे डबल होता है तकरीबन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है, उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं जियोडिनम, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं जियोडिनम। और उससे अगला जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं जीजोनम, जीजोनम। और जो लास्ट है उसे हम लोग कहते हैं इलियम। अब ड्यूजिनम वो एरिया है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को आपस में मिलाता है, यानी ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं जियोडिनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का तकरीबन अपर हाफ इसको हम लोग कहते हैं जियोजिनम, और सबसे जो नीचे वाला हाफ है इलियम, उसको हम लोग कहते हैं इलियम। और इलियम फिर यहाँ नीचे अपेंडिक्स के ऊपर इस जगह पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है। सबसे पहले जाएगा स्टमक से डाइजेस्ट होने के लिए फूड जियोडिनम में, उसके बाद यहाँ से जाएगा जिजोनम में, और आखिर में इलियम में जाएगा, और उधर से लार्ज इंटेस्टाइन में ऐड हो जाएगा। तो ये थे इसके 3 पार्ट्स। अब जो इन तीनों की जो लंबाई है, तो इस जियोडिनम की जो लंबाई है वो है
20 से 25 सेंटीमीटर। तो जो जिजुनम की लंबाई है वो है हमारे पास तकरीबन 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स। और जो इलियम है उसकी लंबाई है 4 मीटर्स। तो इनकी लंबाई है। अब होता क्या है कि जो पैनक्रियाटिक और ये पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाटिक और जो लिवर का जो बाइल है और पैनक्रियाटिक जो सिक्रेशंस हैं वो यहाँ से जिडोनम में मिल जाते हैं। जिडोनम में इसलिए मिल जाते हैं ताकि डाइजेशन के, क्योंकि जो एंजाइम्स वो सिक्रिएट करते हैं, जो मटेरियल वो सिक्रिएट करते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये हम लोग इंशाल्लाह आगे वाले ऐसे लॉज में पढ़ेंगे कि वो क्या किस तरह हेल्प करता है डाइजेशन में। तो ये थे इसके तीनों पार्ट्स। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की एक रफ डायग्राम। तो इसके अगर हम लोग पार्ट्स को पढ़ें तो सबसे पहले ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लंबा है। उसके बाद जो ये वाला एरिया ना, ये वाला जो एरिया ना, ये छोटा, जहाँ पे मिल जाता है इलियम, जहाँ पे इलियम खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था इलियम, ये जो पार्ट था जब लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है ना, तो उसको हम लोग इस वाले एरिया को जहाँ पे खुलता है इसको हम लोग सीसम कहते हैं। फिर ऊपर ये जो सारा एरिया है इसको हम लोग कॉलन कहते हैं। और फिर कॉलन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये जो है ये असेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग कॉलन है। ये जो अक्रॉस है, यानी जो अक्रॉस कॉलन है जो इन दोनों के दरमियान में है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। और जो कॉलन लेफ्ट साइड पे है उसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और जो ये आखिर में ये वाला जो कॉलम है जो डिसेंडिंग कॉलन और रेक्टम को मिलाता है, ये रेक्टम है। और ये आखिर में एनस है जहाँ से इजेक्शन होनी है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स थे लार्ज इंटेस्टाइन के। अब जो है एनस जो है, एनस ये 2 इंचेस लंबा है और ये है 8 इंचेस लंबा रेक्टम। तो अब इनका फंक्शन क्या है? जो रेक्टम का फंक्शन है वो ये है कि इसने कॉलन को एनस के साथ जोड़ दिया और एनस का फंक्शन ये है कि इसके साथ इधर से इजेक्शन होनी है। और रेक्टम का एक और फंक्शन ये है कि टेम्पोरेरली फीसिस को यहाँ पर स्टोर करता है। तो यहाँ एनएस के सराउंडिंग में गार्ड मसल्स भी हैं, उनको नर्व स्पिंचर मसल्स कहते हैं, स्पिंचर मसल्स कहते होंगे, इसीलिए होते हैं ताकि आपका फीसिस के ऊपर कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे पास पार्ट्स। जो जी आई ट्रैक के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो हमने अभी पढ़ लिए हैं। एक बार हम लोग इन सबको रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग असेसरी ऑर्गन्स या फिर हम लोग जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहा है माउथ या एक्सटर्नल ओपनिंग है जो फूड को आपकी ओरल कैविटी के अंदर लेके जाती है। ओरल कैविटी वो बीच का खला है जिसकी फ्लोर जो है वो मसल्स बीनीथ द टंग है और उसकी जो रूफ है वो पैलेट्स हैं और साइड्स उनकी जॉज हैं। पैरिंग्स वो कॉमन पैसेज है फॉर एयर और फूड जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को मिलाया था। एसोफेगस वो पाइप है जिससे फूड ने जाना है स्टमक तक। और ये एरिया इसे हम लोग कहते हैं कार्डियक ओपनिंग, इस एरिया को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक ओपनिंग। ये बीच में स्टमक है, जे शेप्ड है और ये एब्डोमेन के लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, स्टमक मिलता है जिस जगह पे मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको हम लोग कहते हैं जिडोनम। और जिडोनम के अंदर पैनक्रियाज और लिवर अपनी सेक्रेशंस करते हैं। उसके बाद ये जो एरिया इसको हम लोग कहते हैं जिजुनम और नीचे वाले एरिया को हम लोग कहते हैं एलियम। एलियम खुल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ अपेंडिक्स है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाला जो एरिया है हम लोग सीसम कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कॉलन, इस वाले को कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड कॉलन। ये रेक्टम है और नीचे यहाँ पे एनस है। अब हम लोगों ने बात कर ली है सारे मेन स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्री कैनाल की। अब रह गए हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स या एसेसरी ऑर्गन्स जिनको हम लोग कहते हैं। तो इन पे बात करते हैं। एसोसिएटेड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है लेकिन डाइजेशन में उनका भी रोल होता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आता है वह टीथ, यानी अगर हम लोग माउथ की तरफ से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीथ के ऊपर। इस डायग्राम को देखें, टीथ की डिफरेंट टाइप्स दिखाती है। फिर आ गई है टीथ की डायग्राम, यानी अपर जॉ के टीथ और ये लोअर जॉ के टीथ, एक रफ डायग्राम है उसकी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं टीथ की जिनको मैंने डिफरेंट कलर्स में शो किया। सबसे पहले जो काले कलर में सबसे आगे वाले इनको हम लोग खरगोश दांत कहते हैं। इनका नाम होता है इंसाइजर्स, इनका नाम होता है इंसाइजर्स।
अब इंसाइजर्स ऊपर वाले जॉ के अंदर 4 होते हैं, नीचे वाले जॉ में 4 होते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4+4, यानी अपर जॉ के टीथ हैं या लोअर जॉ के टीथ हैं। अब इंसाइजर्स का काम क्या है कि ये फूड को कट करते हैं और उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं ये कैनाइन्स, जिनको हम लोग शेर दांत भी कहते हैं। ज़रा नोकीले होते हैं, इनका काम होता है फूड को फाड़ना, यानी टीयर करना। अब ये ऊपर वाले जॉ में 2 हैं, नीचे वाले जॉ में 2 हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2+2। ये जो ब्लू वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं प्रीमोलर्स, और ये जो रेड हैं, ये हैं मोलर्स। प्रीमोलर्स अपर जॉ में 2+2 यानी 4 है, अपर जॉ में 4 है और लोअर जॉ में 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4+4। और मोलर्स अपर जॉ में 6 हैं और लोअर जॉ में भी 6 हैं, तो हम लिखेंगे 6+6। अब जो प्री मोलर्स का काम है वो ये है कि वो फूड को च्यू और ग्राइंड करते हैं, और यही सेम सेम काम मोलर्स का भी है। यानी ये जो दाढ़ें हैं आपकी प्री मोलर्स और मोलर्स, इनका काम फूड को च्यू और ग्राइंड करना है, क्योंकि ये सख्त होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमंस में ये सारे टीथ होते हैं इस तरह, लेकिन मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ तरह के टीथ ज़्यादा होते हैं। अब खरगोश में इंसाइजर्स होते हैं 2, ठीक है। और शेर में कैनाइन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका काम गोश्त को फाड़ना होता है। उसने बाकी चीज़ें नहीं खानी होती, जिस तरह उसने वेजिटेबल्स नहीं खाने होते, तो उसका काम असल में गोश्त को फाड़ना होता है जानवरों के, तो उसके पास कैनाइन ज़्यादा होते हैं। और जो गाय वगैरह हैं, जिनका काम सख्त घास और पत्तों को चबाना है, उनके पास ये मोलर्स और प्री मोलर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये यानी मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ तरह के टीथ ज़्यादा होते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से जो उन्होंने जिस तरह का उन्होंने खाना खाना है, उस हिसाब से उनके पास टीथ होते हैं। अगला सेंसरी ऑर्गन है टंग। टंग टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। टंग टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसका असल में काम होता है टेस्ट करना फूड को, और इसका ये च्यूइंग में भी हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि ये फूड को मूव करने में हेल्प करती है। तो ये भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और ये कि माउथ कैविटी के अंदर होती है ये, यानी ओरल कैविटी का एक हिस्सा, ओरल कैविटी का फ्लोर नहीं है। और इसका काम स्वॉलो करने में भी ये हेल्प करती है, यानी जो आप फूड को अंदर लेके जाते हैं उसके अंदर भी टंग हेल्प करती है। और ये ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है, स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। तो हम एक बार लिखते हैं ये किस किस काम में हेल्प करती है। सबसे पहले जो सबसे मेन काम असल में होता है, वही होता है स्पीकिंग, क्योंकि आप टंग हिलाए बगैर आप कभी बोल नहीं सकते। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, टंग हिलाए बगैर आप कभी भी मीनिंगफुल स्पीच नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये हेल्प करती है च्यूइंग में, यानी चबाने में, और इसका काम होता है टेस्ट करने में, ठीक है। इसका काम ब्रीदिंग में होता है, इसका काम स्वेलिंग में होता है, और ये स्वालिंग में हेल्प करती है, स्वालोइंग में हेल्प करती है, ठीक है। स्वालोइंग में हेल्प करती है। अब इसकी आप ज़रा डायग्राम देखें टंग की। अब अगर आप देखें तो ये जो आपकी टंग है, ये कभी भी स्मूथ नहीं होती, इसके ऊपर थोड़े थोड़े उभार होते हैं। अगर आप टच करके भी देखें अपनी टंग को, तो आपको ये महसूस होगा। ये जो उभार होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। इनको हम लोग कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। अब टेस्ट बर्ड्स वो सेंसरी ऑर्गन हैं जो आपकी पूरी टंग के ऊपर फैले होते हैं, और इन्हीं की वजह से आप लोगों को टेस्ट महसूस होता है। अब अगर आपकी ज़ुबान कभी जल जाए, तो होता यह है कि आपके टेस्ट बर्ड्स टेम्परेरीली ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये रीग्रो भी करते हैं जल्दी। यानी कुछ अर्से बाद आपकी ज़ुबान का टेस्ट वापस आ जाता है, लेकिन जब आपकी ज़ुबान जल जाए तो आपको फिर टेस्ट नहीं आ रहा होता। वो यही वजह होती है कि आपकी ज़ुबान के ऊपर ये टेस्ट बर्ड्स किसी ख़ास एरिया से ख़त्म हो गए होते हैं, जिस एरिया से वो जल गया होता है। अब कुछ बुक्स के अंदर ये ख़ास किस्म का टंग मैप बना दिया जाता है कि जो उमामी टेस्ट है वो इस एरिया से आपको महसूस होता है, फ़ील होता है। जो स्वीटनेस है वो आपको टिप से महसूस होती है, सॉल्टी आपको टेस्ट यहाँ से महसूस होता है, और सॉर यहाँ से महसूस होता है, और बिटरनेस द बैक ऑफ द टंग से होता है। तो ये टेस्ट मैप है, ये एक मिथ है, यानी इस तरह की कोई बात नहीं है। आपके जो टेस्ट बड्स पूरी टंग के ऊपर है, हर जगह से आपको हर तरह का टेस्ट फ़ील हो सकता है। ये कोई बात नहीं है कि आपने इस जगह पे कोई बिटर चीज़ रखी तो उसको उसकी बिटरनेस आपको फ़ील नहीं होगी, और अगर आपने इस जगह पे कोई स्वीट चीज़ रखी, कोई टॉफ़ी आपने अपनी ज़ुबान के पिछले हिस्से में रख के स्वॉलो कर ली, तो आपको वो स्वीटनेस ही फ़ील नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पूरी टंग पे आप कहीं भी कोई बिटर चीज़ रखेंगे तो आपको उसकी बिटरनेस फ़ील होगी। लेकिन
हम ये कह सकते हैं कुछ एरियाज़ किसी ख़ास टेस्ट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी ये जो एरिया है ये वाला, ये उमामी टेस्ट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होगा। स्वीटनेस यहाँ से भी आएगी लेकिन उमामी टेस्ट यहाँ से ज़्यादा समझ आता होगा। स्वीटनेस महसूस हर जगह से होगी, लेकिन ज़्यादा स्वीटनेस के लिए जो सेंसिटिव एरिया है वो टिप है। यानी आप कहीं पे कुछ स्वीट चीज़ रखेंगे अपनी ज़ुबान के ऊपर, आपको उसकी स्वीटनेस ज़रूर महसूस होगी। अब एक बार इन टेस्ट को समझ लेते हैं। उमामी वो टेस्ट है, ना स्वीट है, ना सॉल्टी है, ना सॉर है, ना बिटर है, यानी इन चारों का मिक्सचर है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं वो होती है टोमेटो। टोमेटो यानी ना टोमेटो स्वीट होता है, ना सॉल्टी होता है, ना सॉर होता है और ना बिटर होता है। स्वीट चीज़ में आप कोई टॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक है? कोई कैंडी, ये स्वीट है। सॉल्टी के अंदर आप सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है? नमक। सॉर के अंदर आप लेमन, लेमन ले लें। और अगर आप बिटर चीज़ की एग्जांपल लेना चाहते हैं, इसके अंदर कॉफ़ी आती है, ठीक है? कॉफ़ी और बिटर गॉर्ड यानी करेले, तो ये बिटर की एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। तो यानी ये जो एक मैप है, टंग मैप, ये पेपर में है तब तो आप इसी तरह बनाएंगे जैसे हम बुक के अंदर ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक्चुअली इस तरह की कोई बात नहीं है कि यहाँ से आपको बिटरनेस कभी फील नहीं होगी। अब अगला जो हमारा असेसरी ऑर्गन है वो है हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके मुंह के अंदर इस तरह ग्लैंड्स हैं, ये जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं, और इनका काम ये होता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके मुंह के अंदर ये स्लाइवा रिलीज करें। अब स्लाइवा स्लाइवा है क्या चीज़? तो स्लाइवा मिक्सचर है असल में म्यूकिन, उसके बाद इसके स्लाइवा के अंदर आ जाती है स्लाइवरी अमाइलेज। ये है एक स्लाइवरी अमाइलेज असल में है एक एंजाइम अमाइलेज, ठीक है? ये एक एंजाइम है। उसके बाद आता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और आखिर में इसका नाम आता है लिंगुअल लाइपेज, जो थोड़ा सा यानी रेयर है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है और कभी कभी बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रा रेयर होता है लिंगुअल लाइपेज, ठीक है? अब इन सब के फंक्शन क्या है? म्यूकिन है म्यूकस प्लस वाटर, यानी स्पिट प्लस वाटर। तो इसका काम असल में होता है लुब्रिकेशन, यानी इसने करना होता है लुब्रिकेट, यानी ये आप इसका असल में काम होता है कि फूड को फ्रिक्शनलेस बनाए, फूड को वेट कर दे, ताकि वो इजीली आपके एसोफेगस से नीचे आपके स्टमक तक पहुंच सके। इसका काम है लुब्रिकेशन। लाइवरी अमाइलेज का काम है कि इसने स्टार्च कन्वर्ट कर देना है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को इसका काम है तोड़ना। इसने माल्टोज में कन्वर्ट करना, यानी एक इंटरमीडिएट शुगर है माल्टोज, उसके बाद ही जाएगा ग्लूकोज में। फर्दर ऑन जब ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डाइजेस्ट होगा, तो अभी अभी ये माउथ के अंदर स्टार्च से माल्टोज में जाता है। माल्टोज एक इंटरमीडिएट शुगर है, उसके बाद इसने आखिर में जाना आखिरकार ग्लूकोज में ही है, जिसको आपकी बॉडी ने यूज़ करना है, वो आगे जब आगे फर्दर डाइजेशन होगी उसके अंदर ये ग्लूकोज में जाता है। और NaHCO3 क्योंकि बेसिक है, यानी ये बेस है, तो इसका ये आपके माउथ की पीएच को ये न्यूट्रल रखती है, यानी इट न्यूट्रलाइजेज पीएच, यानी तकरीबन तकरीबन न्यूट्रलाइज कर देती है। हम लोगों ने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब एक बेस और एसिड मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी अब ये ना एसिड है ना बेस है इसके अंदर कुछ, ये न्यूट्रलाइज हो गया। और लिंगुअल लाइपेज का फंक्शन ये है कि इसने लाइपेज यानी लिपिड्स, ठीक है, इसने लिपिड्स को तोड़ना है। अब ये लाइपेज है ना तो ये एक एंजाइम है, अमाइलेज है ना तो एक एंजाइम है, एंजाइम के आखिर में ASC आता है। तो ये एक इस तरह का एंजाइम है जिसने लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना है। ये थोड़ा ही ब्रेक डाउन करता है। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिला कि आपके माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन तो हो ही रही है, जो हम लोग पिछले साल में पढ़ के आए हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन यानी फिजिकल डाइजेशन तो हो ही रही है, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत केमिकल डाइजेशन भी हो जाती है, और उसका यानी सबब जो है वो है सलाइवा। अब थोड़ी बहुत का मतलब ये है कि लिपिड्स तो थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होता है ना, स्टार्च तो होता ही है माल्टोज में, यानी स्टार्च तो हो ही जाता है, तो केमिकल भी होती है। ये दोनों किस्म की डाइजेशन होती हैं आपके माउथ के अंदर। ओके, अब हम ज़रा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सलाइवा किसका मिक्सचर। अब ज़रा हम लोग देखेंगे इन ग्लैंड्स का नाम क्या है, और हम हमारे माउथ के अंदर कितने ग्लैंड्स होते हैं इस तरह के। तो सबसे पहले हमारा जो ये वाला ग्लैंड है जो ज़रा छोटा है और आपकी थोड़ी पे है ज़रा आगे करके, और ये जो है ये आपके गले के करीब है, ज़रा ये आपके कान के करीब है, अगर आप देख सकें कान के बिल्कुल आगे है, ठीक है? ये आपके गले के करीब है और ये आपकी थोड़ी पे है। तो जो ये है ना जो थोड़ी पे है इसका नाम होता है
सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। इन तीनों का काम सलाइवा ही रिलीज करना है। जो ये है इसका नाम है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और ये जो कान के करीब है ना आपका, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये तो तीनों ग्लैंड्स के नाम हो गए। ये जो आप बीच में पाइप्स की शक्ल की चीजें देख रहे हैं, ये डक्ट्स हैं जिनके थ्रू सलाइवा माउथ के अंदर एंटर होता है। अब ये जो नीचे है, ये टंग के नीचे है ना, यानी ये टंग के नीचे के दोनों ग्लैंड हैं। तो इधर से जो सलाइवा होती है वो टंग के नीचे से एंटर होती है आपके माउथ में। और ये जो है ना, ये जो डक्ट ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी डक्ट रिलीज करती है सलाइवा नियर योर मोलर्स, यानी जो आपकी दाढ़ें हैं ना उनके करीब। तो ये सलाइवा 3 जगहों से एंटर होता है। अब इनकी तादाद कितनी होती है? तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो आपकी, यानी ये मैंने एक साइड दिखाई है ना ह्यूमन बॉडी की, तो इसकी ह्यूमन फेस की, तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह का होगा। यानी एक इस साइड है, एक उस साइड है, तो ये 2 ग्लैंड हैं, ठीक है। एक इधर है, एक उधर है। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है, ये भी एक इस थोड़ी पे, यानी एक आप अगर थोड़ी को एक साइड से देखें तो एक इधर है, एक इधर है, यानी इसके पीछे भी एक और है, तो ये भी 2 हो गए। ये भी सेम सेम उसी तरह, यानी एक फेस की इस साइड पे, एक फेस की उस साइड पे, तो ये भी 2 हो गए। तो इन टोटल आपके पास ये 6 ग्लैंड्स हैं। और आप कह सकते हैं कि 3 पेयर्स हैं। अब हमारा जो अगला एक्सेसरी ऑर्गन है वो है हमारा लिवर। ये लिवर की मैंने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 तरफ डिवाइड हुआ है, राइट लोब बड़ा है और लेफ्ट लोब छोटा है। और एक लोब के अंदर सेवरल लोब्स हैं छोटे, जिनको हम लोग ग्लोब्यूल्स कहते हैं। हम लोग 9th में पढ़ के आए हैं कि जो लिवर का एक सेल है, जो लिवर का एक सेल है उसको हम लोग हेपेटोसाइट्स कहते हैं, हेपेटोसाइट कहते हैं। और जो छोटे लोब्स हैं उनको हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। अब जो ये लोब्स हैं इनके अंदर बहुत से ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और असल में जो लिवर है ना वो एक ऑर्गन भी है और एक ग्लैंड भी है। अब ये आइडिया होना ज़रूरी है कि ग्लैंड असल में हम लोग कहते हैं किस तरह के ऑर्गन का। तो ग्लैंड हर वो ऑर्गन है जो कुछ सिक्रीट करे, जो कुछ सिक्रीट करे। और ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि सिक्रीशन का मतलब क्या है, यानी कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के बाद बॉडी उसको यूज़ भी करती है। तो ग्लैंड वो चीज़ है जो कोई चीज़ सिक्रीट करता है। तो असल में लिवर की भी कुछ सिक्रेशंस हैं। और जो लिवर की सिक्रेशन है ना, यानी जिस वजह से हम लोग इसको ग्लैंड कहते हैं, जो चीज़ वो सिक्रेट करता है उसे हम लोग कहते हैं बाइल। जिस तरह स्लाइवरी ग्लैंड जो सिक्रेट करते थे उसको हम लोग कहते थे स्लाइवा, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइल। जो लिवर सिक्रेट करता है उसको हम लोग कहते हैं बाइल, ठीक है। अब लिवर स्पॉन्जी है और इसका कलर है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। जानवरों की कलेजी अक्सर लोगों ने देखी, यानी कलेजी लिवर ही होता है और उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स की मदद से लिवर से ट्रैवल करता है और हर लोब्यूल के अंदर बाइल डक्ट्स अटैच हो रही होती हैं। हर लोब्यूल से बाइल डक्ट्स अटैच हो रही होती हैं, जिनकी मदद से जो लिवर है वो ये बाइल जो वो सेक्रेट कर रहा है वो इसको डाइजेशन में हेल्प के लिए भिजवा देता है ज्यूडिनम में, जो हम पहले पढ़ के आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला स्ट्रक्चर ज्यूडिनम। उधर ही अपनी सिक्रेशंस एम्प्टी कर देता है, ठीक है। अगला जो हमारा ऑर्गन है वो है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर। ये लिवर के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। और इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर जो लिवर का बाइल है वो स्टोर होता है और फिर वो सिस्टर डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो कि गाल ब्लैडर से निकलती हैं, उनकी मदद से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि फूड जो है जो डाइजेस्ट हो रहा है उसकी हेल्प हो सके। और इसके बाद जो यानी मैं अगर दोनों डक्ट्स के नाम लिख दूँ, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। जो लास्ट हमारा ऑर्गन है एक्सेसरी ऑर्गन, वो है हमारे पास पैनक्रियास। अब पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है, ठीक है। ये भी कुछ सिक्रेशंस करता है। ये स्टमक के बिल्कुल पीछे वर्टिब्रल कॉलम के आगे है। और इसको गाल ब्लैडर, लिवर, स्प्लीन ने सराउंड किया हुआ है। गाल ब्लैडर और लिवर का तो आपको पता है, स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है।
या आप लोग कह सकते हैं इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर अगर ये एसएलओ हुआ तो इंशाल्लाह आगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर भी हम लोग स्प्लीन को पढ़ लेंगे। अब जो इसकी लोकेशन कहाँ है पैनक्रियाज की, तो जो इसका हेड होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी पे होता है, जो टेल होती है वो एक्सटेंड होती है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे स्प्लीन के करीब। तो टेल के करीब स्प्लीन है, और जो हेड है ना पैनक्रियाज का, वो जो ज्यूडिनम का जो ज्यूडिनम है यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है, उस कर्व के पीछे होता है, टक हुआ होता है उधर। तो ये अगर हम लोग यहाँ लिख दें तो जो हेड है ना वो राइट साइड ऑफ द बॉडी पे है, राइट साइड पे है, और ये टक हुआ हुआ है, और ये टक हुआ हुआ है बिहाइंड द कर्व ऑफ ज्यूडिनम। जो इसकी टेल है ना वो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, साइड ऑफ द बॉडी। अब मैं आप लोगों को ये एक डायग्राम दिखाना चाह रही थी, जिसके अंदर मैंने लिवर पैनक्रियाज बनाने की कोशिश की हुई है, ताकि थोड़ा सा इनकी लोकेशन का हमें आइडिया हो सके। ठीक है, तो ये लिवर है हमारा, ये इसकी राइट लोब, ये इसका लेफ्ट लोब। तो मैं लिख देती हूँ, ये है राइट लोब, ये हमारे पास लेफ्ट लोब। ठीक है, ये स्टमक है, और ये हमारे पास जियोडिनम, ये है गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर, ये है पैनक्रियाज, और ये आप कुछ डक्ट्स देख पा रहे हैं। तो इनमें से हर डक्ट का हम नाम देखते हैं। ये वाली जो है ना, जो गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ी हुई है, ये है सिस्टिक डक्ट, ये वाली सिस्टिक डक्ट है, और ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये सिस्टिक डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट है, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। यानी इन डक्ट्स के थ्रू सिक्रेशन यहाँ पे आ जाती है जियोडिनम में, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे हेल्प करे डाइजेशन के अंदर। अब 2D डायग्राम्स को हम लोगों ने देख लिया है, हर तरह के डायग्राम को देख लिया। अब हम लोग जाएंगे 3D डायग्राम की तरफ, ताकि हमें अच्छी तरह इन सब की लोकेशंस का पता चल सके। अब अगर हम लोग ऊपर से शुरू करें तो ये हमें ऊपर ये तीनों ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये एक फेस के इस तरफ है और बाकी तीनों फेस के इस तरफ हैं। ठीक है, तो ये यानी 3 इस तरफ 3 इस तरफ, ये 6 बन गए। ये है पैरोटिड ग्लैंड, और ये सबलिंगुअल, और आगे माउथ यानी एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो माउथ है। ये ओरल कैविटी है, ये पीछे फेरिंग्स है, और ये नीचे एसोफेगस होता है। ठीक है, अब ये एसोफेगस जाके कहाँ जोड़ा है, ये कार्डियक ओपनिंग ये रही, और यहाँ पे एसोफेगस जोड़ा है स्टमक के साथ, और ये आगे स्टमक जहाँ खुल रहा है जियोडिनम, ये रहा, ये जियोडिनम है, और ये नीचे जिजुनम है, ये इलियम है, और देखिए यहाँ इलियम, ये इलियम खुल रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ये सिसम है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है इसे हम लोग पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं, जहाँ पे जुजिनम के साथ आपका स्टमक मिल जाता है। अब आप स्टमक को देख रहे हैं किस तरह पड़ा हुआ है, जे शेप्ड, ये बॉडी आपकी एब्डोमेन की थोड़ा सा लेफ्ट में पड़ा हुआ है। ये लिवर इस तरह स्टमक के ऊपर है, और आप अगर इसकी डक्ट्स को देखें, वो ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट है, और ये गाल ब्लैडर है, ये गाल ब्लैडर है, और पैनक्रियाज ये येलो कलर का जो ये पीछे पड़ा है। तो इसकी टेल आ रही है आपकी लेफ्ट साइड पे, स्टमक भी लेफ्ट साइड पे, टेल लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड होती है, और ये हेड, ये जियोडिनम के साथ हेड अटैच हो रहा है, पीछे टक हुआ है, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, इलियम देख लिया हम लोगों ने, ये सीसम है नीचे, अगर आप लोग देख सकें, ये नीचे आपका अपेंडिक्स है, यहाँ सीसम है, और ये आगे सारा एरिया कॉलन है। ठीक है, डिसेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, नीचे ये आ जाता है आपका रेक्टम और एनस। तो ये हम लोगों ने देख लिए सारी 3D डायग्राम के ज़रिए हम लोगों ने सब चीज़ों, सब ऑर्गन्स की लोकेशन देख लिया। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले असल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।